नमस्कार। विश्व समाधान मंच में मैं देव सिंह रावत आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा का मुख्य विषय है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भगवान राम की याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व को उनके भरत द्वारा देवभूमि, स्वर्गभूमि, मोक्ष भूमि के नाम से भारतीय संस्कृति में डंका बजाने वाली उत्तराखंड की जनता की एक करुण पुकार। साथियों, अभी कल ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन हैदराबाद में हुआ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुआ। वहाँ पे कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम राज्यों की तरह तेलंगाना में भी अपना परचम लहराना चाहती है। वो लहरा रही है। डबल इंजन की सरकार के नाम पे कल प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चाणक्य के नाम से विख्यात अमित शाह जी हैदराबाद में गरज रहे थे, राष्ट्रीय अधिवेशन में भी और वहाँ जो बड़ी आम सभा हुई जिसमें प्रधानमंत्री दोनों कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा होता है। डबल इंजन की सरकार बहेगी, तेलंगाना में भी विकास की गंगा बहेगी, अन्य राज्यों की तरह जहाँ डबल इंजन की सरकार है। तो हमें बड़ा गहरी वेदना हुई। वेदना इसलिए हुई कि उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री का कहना अन्यथा नहीं था। डबल इंजन की सरकार से बेहतर विकास होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। परंतु जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह हो, जहाँ दूसरा इंजन भी काम करने वाला हो, वहाँ जिस प्रकार से आदित्यनाथ योगी जी भारत की संस्कृति और उत्तर प्रदेश के विकास का परचम लहराने में जी जान रात दिन समर्पित हैं, तो वहाँ डबल इंजन की सरकार का विकास का नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ हमारी नज़र डाल जाती है उत्तराखंड में। वहाँ कई विगत 2000 इस विधानसभा में डबल इंजन की सरकार है। 19 में जो विधानसभा चुनाव हुए, 17 के बाद 22 में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी डबल इंजन की सरकार थी। 17 में भी डबल इंजन की सरकार थी। अब 22 में भी जो चुनाव हुए उसमें भी डबल इंजन की सरकार। माफ़ करना मोदी जी, उत्तराखंड की जनता त्रस्त है इस डबल इंजन की सरकार से, क्योंकि ये डबल इंजन जो उत्तराखंड में है, केवल एक ही इंजन रह जाता है, वो मोदी जी का ही। मोदी जी का जो उत्तराखंड में भरत बना रखे हैं, जो जनादेश का जिन पे बागडोर सौंप रखी है मोदी जी ने, अपना विश्वासी व्यक्ति बना रखे हों। वो अब तक जितने भी व्यक्ति हुए उत्तराखंड की धरती पे, जो मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह उत्तराखंड की जनता को निराश किया। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस की बात हो। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी तो देश के सेवक होते हैं। इन्होंने सेवा करने का संकल्प लिया है। परेशानी तब होती है जब देश की जनता इन सेवकों को
अपना माई बाप समझ लेती है। लोग ये सोचते हैं कि ये अच्छे हो ये बुरे हो, हम इस पक्ष में, पक्षधर मत बनिए, राष्ट्र पक्ष का काम करिए, प्रदेश हित का काम करिए, जनहित का काम करिए, न्याय हित का काम करिए। तो इस हितों के लिए जब संघर्ष करते हैं, और इन्हीं हितों के लिए हमने राज्य का जो संघर्ष लड़ा, 6 साल तक भारतीय संसद की चौखट पर, 23 का इतिहास साक्षी है। भले ही इतिहासकार चाटुकारों की तरह जी हजूरी करने में लग जाते हैं, परंतु जो परम सत्य है, भारत के राज्य निर्माण के इतिहास में सबसे लंबा संघर्ष किसी राज्य आंदोलन ने देश की राजधानी दिल्ली को भी आंदोलित किया, देश के विभिन्न क्षेत्रों को आंदोलित किया, कई राज्यों को आंदोलित किया, तो वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन है, जिसके सफल संघर्ष 6 साल तक 16 अगस्त से लेकर 94 से लेकर 16 अगस्त 15 अगस्त 2000 तक राज्य के ऐलान तक, गठन तक राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर की चौखट पर करने वाले हम लोग थे। हम और हमारे साथी थे जनता संघर्ष मोर्चा के नाम से, जो उत्तराखंड संचालन समिति, उत्तराखंड जनसंघर्ष मोर्चा, सैकड़ों साथी उस आंदोलन में रहे, जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय इसमें बलिदान दिया, इसको उत्तराखंड की इस आवाज़ को रोशन किया। सरकारों की इच्छा थी, नहीं तो राव मुलायम की इच्छा थी इसका दमन को रोकने पर। उनके दमनों को सहते हुए उत्तराखंड की इस आवाज़ को ऐतिहासिक बनाने का काम उत्तराखंड के उन जाबाज सपूतों ने किया, जिनको आज ये तमाम डबल इंजन की सरकारें ही नहीं, उत्तराखंड राज्य गठन की 20 साल की सरकारें भूल चुकी हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। 2-3 दिन पहले ही उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद फिर से वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के हारने के बाद भी प्रधानमंत्री ने उन पर विश्वास किया। इस विश्वास की इस यात्रा में जो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो दोबारा चुनाव लड़के जीत के भी आगे 100 दिन पूरे हुए। 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने कहा कि ये समर्पण का है, विकास का है, सतत प्रयास का दिन है। अपने निवास में देहरादून में जो थोपा गया निवास राजधानी है, उत्तराखंड की जनाकांक्षों की राजधानी गैरसैंण को रोकने के बाद जो थोपी गई राजधानी है, उसमें बनाया गया मुख्यमंत्री का आवास। उसमें एक मुख्य सेवक सदन है। उसमें मुख्यमंत्री ये बता रहे थे, गरज रहे थे, जनता को बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करने का काम भी करती है। परंतु माफ़ करिए मुख्यमंत्री जी, आप भी कल सुन रहे होंगे मोदी जी की बात कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है। पर उत्तराखंड राज्य किसी सड़क निर्माण के लिए नहीं बनाया, किसी के मुख्यमंत्रियों की लाइन और उनके बच्चों के कल्याण के लिए नहीं बनाया, विधायकों की फौज बनाने के लिए नहीं बनाया, नौकरशाहों पे अकूत संपत्ति और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी उत्तराखंड की विकास के संसाधनों में कुंडली मार के रौंदने के लिए नहीं बनाया। उत्तराखंड के जांबाजों ने, उत्तराखंड के नौनिहालों ने इस संघर्ष को इसलिए बनाया, उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं, उत्तराखंड के सम्मान की बात। जो उत्तराखंड का राज्य बना, मुख्यमंत्री जी आप तो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक, संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक बताती है, जो भारतीय कहते हैं कि भगवान राम के भक्त बताती हैं, परंतु वो भूल गए। भले ही वो विचारों में कह दे, भाषणों में कह दे कि हम अब जो कहते हैं वो करते हैं, परंतु इतिहास साक्षी है देवभूमि का कि जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। उत्तराखंड में उन्होंने घड़ियाली आंसू बहाए थे इसी संसद में
कि हम मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देंगे, पर हकीकत में क्या किया? एक भी अभियुक्त जिनको अभियुक्त मानते थे उत्तराखंड के लोग, मुलायम सिंह से राव तक अगर सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अनंत कुमार से लेकर बुआ सिंह से लेकर नसीम से लेकर घिड़ियाल से लेकर तमाम नैनवाल से लेकर इन लोगों को सम्मान देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो सीबीआई के एफआईआर में जिन लोगों का नाम था, जिन्होंने भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी, जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के लिए इन्हें नाजी अत्याचारों के समकक्ष कहा था, उनको सजा देने के लिए हुंकार और आंसू, घड़ियाली आंसू किसने बहाए थे? वो भारतीय जनता पार्टी ने बहाए थे। उस समय उत्तराखंड की जनता को ऐसा लगा कि हमारा भी कोई आवाज़ है, हमारा भी हमदर्द है। परंतु सत्ता मिलते ही इनके गिरगिट की तरह रंग बदल गए, एक काल नेमी की तरह उत्तराखंड के गुनाहगारों को संरक्षण देने का काम किया। अनंत कुमार से लेकर बुआ सिंह से लेकर नसीब से लेकर नैनवाल इत्यादि, किसको बरी करने में किसका हाथ है? उत्तराखंड की सरकार है, न केंद्र की सरकार में सत्तासीन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी, जब उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब उसे नज़रअंदाज कर दिया या उसको रोकने का काम किया, तो उसके बाद इसे बड़ी बेंच में क्यों नहीं भेजा गया? उसके गुनाहगारों को सम्मानित करने का काम भले ही सपा बसपा की और सरकारों ने किया हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र में, उन अधिकारियों को संरक्षण देने का काम भी किसने किया? उत्तराखंड की सरजमी पे आज तक उस केस को कुंद करने का काम किसने किया? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की 22 साल की सरकारों ने, और आज भी शुद्ध नहीं। माफ करना मुख्यमंत्री जी, हमने ये सोचा था कि ये राम भक्त हैं, परंतु भगवान राम की मर्यादा को दांव पे लगाकर अपने बचनों को, कुर्सी जाए पर बचन खाए, कुर्सी के लिए बचन खा जाए कोई गम नहीं। हमारे यहाँ राजा शिवी थे जो बचनों की रक्षा करते थे, भगवान राम थे जिन्होंने अपने पिता के वचनों के लिए शासन को त्याग दिया था। पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहे भूल गए हो मुख्यमंत्री जी, आप विधायक होते थे, मेरे आपसे पहले मुलाकात हुई कोश्यारी जी के यहाँ, बहुत मासूम दिखते थे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। मुझे लगता था कि ये नौजवान जरूर उत्तराखंड का रही एक मुख्यमंत्री बनेगा, उत्तराखंड के दुखों को हरेगा, उत्तराखंड के उन जन आकांक्षाओं को साकार करेगा जिनको की तरफ निहारने की फुर्सत उत्तराखंड के इन बड़े नेताओं में नहीं है। पर मैं भूल गया, इस मासूमियत के पीछे आपका भी वही चेहरा है जो कालनेमी बने उत्तराखंड के अन्य मुख्यमंत्रियों ने किया। आपने उत्तराखंड आंदोलन बहुत करीब से देखा। कोश्यारी जी राज्यपाल बन चुके थे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र भवन दिल्ली में जब मैं उनसे मुलाकात करने से नीचे आ रहा था तो सीढ़ियों पे धामी जी ने मुझे पहचाना। मैं कई सालों बाद मिला तो मैं भूल गया था कि धामी जैसे मित्र भी विधायक हैं। तो धामी जी ने मुझे मेरे हाल चाल पूछे थे। मुझे बड़ी आशा हो रही थी जब ये मैंने, परंतु जब इनके विचार देखे मैंने, हमने ये कहा था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को योग्य ऐसे नेता की जरूरत है जिसे अनुभव हो, जो उत्तराखंड के सबसे बड़ी है। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी है, नौसिखिए को कोई लोग गाड़ी नहीं देते हैं पहाड़ में चलाने के लिए। अनुभव वाले ड्राइवर को, चालक को उत्तराखंड के पगडंडियों, विकट पगडंडियों में चलाने के लिए
पहाड़ जैसी विकट समस्याओं का समाधान करने के लिए एक अनुभवी नेता की जरूरत थी। हमने अपनी मित्रता को दरकिनारे करके उत्तराखंड के हित में आवाज उठाने के काम किया। पर धामी जी से मैं मिला जब मुख्यमंत्री के बाद उत्तराखंड सदन में, तो आंखें उठा के बात तक नहीं की। हाल चाल पूछना तो बाकी, केवल हाँ या ना तक जवाब दिया। मैंने आंदोलनकारियों की बात कही। धामी जी शायद आपको ज्ञापन मैंने 2 बार स्मरण कराया, आपने कहा ठीक है, क्योंकि आप खटीमा की उस आंदोलनकारियों की उस संघर्ष की भूमि से, बलिदानियों की भूमि से आए थे। आपको खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर कांड के उस जघन्य कांडों का मुझे ये था कि वो अंदर से आप उनकी पीड़ा को समझते होंगे। पर माफ करना सता जाने के बाद आपने उत्तराखंड की उस जन भावनाओं के राज्य गठन का वो नारा ही एक था। क्यों बनाया हमने उत्तराखंड राज्य? क्यों उत्तर प्रदेश से विषम भौगोलिक परिस्थितियों को के कारण हमने उत्तराखंड की आवाज़ मांगी। मेरी लाखों बहनों ने, माताओं ने इस प्रकार से इस संघर्ष में आकर, कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को दांव पे लगाकर, पूर्व सैनिकों से लेकर छात्रों, नौनिहालों ने इस आंदोलन में कूदे थे। इसलिए कूदे थे कि उत्तराखंड का आत्मसम्मान को बचाने के लिए, किसी विकास के लिए नहीं किया था। न देश की आज़ादी की लड़ाई विकास के लिए लड़ी गई थी, न उत्तराखंड के राज्य का आंदोलन। जब मुलायम सिंह ने हमारी अस्मिता को ललकारने की कोशिश की, तो उस समय उत्तराखंड के नौनिहालों ने सड़कों पर आकर मुलायम सिंह का मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। हमने राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर मुलायम यूथ ब्रिगेड से लेकर मुलायम सिंह पार्टी के लोगों के से लेकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम राजनीतिक दलों को इस आंदोलन की पावन ज्योति से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी थी। हमारे साथियों ने अपने जीवन के कई साल इस आंदोलन में लगाए, परंतु जब राज्य बना तो उत्तराखंड को जो कह रहे थे कि मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, उस नानदत्त तिवारी के कारिंदों ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सम्मान करने के नाम पर जो अपमान करने का काम किया कि जेल गए, उनका जेल से पर्चा लाओ, अखबारों में पर्चा लाओ, हॉस्पिटल से। अरे किसी जेल जाने के लिए आंदोलन नहीं किया किसी ने किसी सरकारी संपत्ति को जलाने के लिए नहीं किया। अपनी देश की सरकार थी, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, 6 साल तक किया। नानदत्त तिवारी खुद वहाँ पे आए थे, जंतर मंतर पे खंडूड़ी आए थे, हरीश रावत को वहाँ से भगाया गया था जब वो विरोधी थे। परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सतपाल महाराज खुद उस आंदोलन के समापन में वहाँ पे आमंत्रित किए गए थे। बच्ची सिंह रावत तत्कालीन विज्ञान राज्य मंत्री, हरक सिंह रावत से लेकर कई हमारे मित्रों ने वहाँ पे संघर्ष किया। विधायक बनने के बाद केदार गंगोत, यमुनोत्री के विधायक केदार सिंह रावत से लेकर कई साथी हमारे आंदोलन के साथी थे। परंतु ऐसे नियम बना दिए, राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान करने के नाम पर जो अपमान किया गया। हमने कहा, हरीश रावत जी से संघर्ष किया, उन्हें कहा कि ये यूएनओ में नहीं बने नियम, आज़ादी के आंदोलन में जो मापदंड थे वो अलग थे, वो देश विरोधी सरकारों से थे। ये तो अपनी सरकार थी और संवैधानिक नियम था लोकतंत्र का। राज्य का जो आंदोलन शांतिपूर्ण चला रहे थे, उसमें इस प्रकार के नियम बनाने वाले उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के अपमान करने वाले हैं। जब हमने बोला कई बार नियम बनाए उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, अखबारों में के नाम पे चिन्हीकरण कर दिया गया, परंतु जो जाबाज आंदोलनकारी समर्पित थे उनके लिए नियम कानून सब मिटाकर नए नियम बना दिए। आपको जब तक जेल से घूमते रहे आंदोलनकारी, जेलों के चक्कर ही मारते रहे। क्यों जाएंगे जेल जाने के लिए आंदोलन किया क्या? उत्तराखंड राज्य गठन के लिए। किसने किया? LIU वालों ने किया आंदोलन।
या हॉस्पिटल वालों ने, पुलिस वालों ने, जेल वालों ने, अखबार वालों ने आंदोलन किया? उत्तराखंड के समर्पित संगठनों ने, वो बताएंगे कौन आंदोलनकारी। जब ये बताया तो हरीश रावत संतुष्ट हुए उस पर। पहले बहुत नाराज हो रहे थे, धमकी दे रहे हो तुम हमें, ये कह रहे थे। परंतु जब उन्हें स्थिति का पता लगा कि आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पे इस प्रकार का अपमान करने वाले मापदंड रखे हैं, तो उन्होंने दिल्ली में चिन्हीकरण का काम भी शुरू किया। पर दुर्भाग्य से वो काम समझ रहे थे नहीं हो पाया। पर नए मुख्यमंत्री बने, त्रिवेंद्र से लेकर तीरथ से लेकर अब पुष्कर धामी आ गए। जो चयनित आंदोलनकारी है उनकी तरफ निगाहें उठाने के लिए नौकरशाहों को न तो मापदंड है, न उनको सोच है, न समझ है। वो ये सोचते हैं हमारे लिए उत्तराखंड बना है, जबकि ऐसे उत्तराखंड में नौकरशाही की जरूरत नहीं है। जो लखनवी मानसिकता से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को पनिशमेंट पोस्टिंग समझे और सरकारें बेशर्मों से उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी वहां उत्तराखंड पे थोप रहे हैं, केवल कि ये बजट इकट्ठा करने में बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर क्या किया उन्होंने उत्तराखंड के लिए? कौन सी नीति बनाई उन्होंने उत्तराखंड के लिए जिससे उत्तराखंड के जन आकांक्षाओं को साकार हुआ? आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पर कई बार सैकड़ों ज्ञापन दे दिए। लोग त्रस्त हैं। मुझे गैरसैंण के दुनिया घाट के अशोक लाल शाह की दशा को देख कर आज वेदना आती है। सालों रहे राष्ट्रीय धरना संसद की चौखट पे, धूप गर्मी प्यास को सह के। रुद्रप्रयाग के हमारे रणजीत सिंह पवार किस बदहाली में अपने गांव में तेला में जीत रहे हैं रुद्रप्रयाग में। यहां देवेंद्र चमोली को देखता हूं मैं पौड़ी में, हॉस्पिटल में भर्ती रहे कई दिन, इसके बाद भी उन्होंने आंदोलन की मशाल को जलाए रखा। सूरज सिंह राणा हमारे बीच में से बहुत बुरी स्थिति में। हमारे साथी जगमोहन रावत चले गए, कई साथी चले गए और कई जाने के लिए तैयार। नरेंद्र भाकुनी ताकुला के, अल्मोड़ा के, वो चले गए। कौन सुनेगा इनकी बात? बार बार टिहरी से हमारे आंदोलनकारी साथी वहां से हमेशा कहते हैं कि रावत जी हमारा क्या होगा? अरे हमने कहा हमारा क्या होगा? ये जब इस प्रकार से जनहित की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए हैं, इनका क्या किया जाए? एक आम आदमी ज्ञापन ही दे सकता है, इन्हें बोल सकता है। कब तक लोग अपना खून पसीना इनसे एक बात समझाने में बिताएंगे? नहीं सुनाई दे रहा है। केवल इन्हें सुनाई देता है दिल्ली के दरबार के आकाओं और उनके चारणों की, इनके हितों का पोषण करने वाले चाटुकारों की, जो इनको कभी विकास पुरुष बनाते हैं, कभी ईमानदार नेता बनाते हैं, कभी जमीनी नेता बनाते हैं, कभी प्रचंड नेता बनाते हैं, युवा नेता बनाते हैं। किस बात का युवा? हमारे जो वतन के काम ना आए बेकार वो जवानी है। इस प्रकार के जब हम देखते हैं, आपको गैर लग गया, हिम्मत नहीं आई आपको बोलने की, शपथ ग्रहण किया आपने, दोबारा चुनाव जीते, जनता पे दोबारा चुनाव थोपा आपने, हार गए थे, नैतिकता नहीं थी कि मैं नहीं बनता इसमें, जनादेश मेरे खिलाफ आया, कुछ गरिमा बस थी, चलो बन गए, मोदी जी का आपने आदेश कर लिया। पर गैरसैंण में किस इतना बड़ा विश्वासघात किया? गैरसैंण को राजधानी बनाने के बाद गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन घोषित कर दिया। लोग मांग रहे हैं राजधानी गैरसैंण, आप ग्रीष्मकालीन घोषित कर रहे हैं। इतना बड़ा विश्वासघात, और उस विश्वासघात के बाद भी अपने वचनों का निर्वाह नहीं किया। ग्रीष्मकालीन में कहा कि नहीं गैरसैंण में कहाँ जाएंगे, यात्रा हो रही है। अरे नहीं, यात्रा नहीं हुई भाई, ये यात्रा सदा चली आई है। जब तुम्हारी भारत की ये ब्रिटिश सरकार, मुगल सरकार अनंत काल से चल रही है, तब भी यात्रा चल रही थी, तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं है। तुम्हारे अधिकारी और ये नौकरशाह उसमें व्यवधान ही पैदा करते होंगे, लोग स्वयं पे जाते हैं। पर एक स्थिति ये भी है, आपने गैरसैंण को
आपको ये याद नहीं रहा, आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कर्णप्रयाग विधानसभा उपचुनाव में कहा था कि हम जीतेंगे तो हम गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। अखबारों की कटिंगें दुनिया भर में सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। आपको अपने वचनों का याद तो नहीं रहा होगा, अपने प्रदेश अध्यक्ष का। आपको ये भी याद नहीं होगा वर्तमान अध्यक्ष ने जनवाहनों के दबाव में ही आकर भारतीय जनता पार्टी का इकबाल बुलंद करने के लिए, जब हरीश रावत की सरकार थी, गैरसैंण में ही अपना निजी विधेयक रखा था कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाई जाए। उसका भी याद नहीं रहा। तो उसके बाद जब गैरसैंण को उपेक्षा की तो वहाँ पे नौकरशाही जो देहरादून में अपने निज स्वार्थों के लिए, अपनी अय्यासियों के लिए उत्तराखंड के नज़रअंदाज कर रहे हैं, उससे जब उत्तराखंड के गांवों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, शासन इत्यादि से वंचित हो गए कि वहाँ के सैकड़ों गांव वीरान पड़ गए, लाखों लोगों ने पलायन कर दिया रोजगार, न्याय और शिक्षा, चिकित्सा के लिए। आपने जिला मुख्यालयों के चिकित्सालयों में भी अभी तक चिकित्सक पूर्ण रूप से नियुक्त नहीं किए। मशीनें ला रहे हैं, मशीनों को संचालन करने वाले दक्ष कर्मचारी नहीं है। अधिकांश चिकित्सालय जो राज्य गठन से पहले 80-85 में, 1980-85 में संयुक्त उत्तर प्रदेश में थे, तब 12-12 किलोमीटर पैदल जाना। खुद हमारे गांव में, कोटली में, चमोली जनपद में, वहाँ 12 किलोमीटर पैदल जाते थे। वहाँ भी चिकित्सक बैठे थे, सीतापुर के डॉक्टर बैठे थे। आज कैसे नियम बना दिया आखिर? ये कौन से ऐसे चिकित्सक है जो सेवा भाव में जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं? इन चिकित्सकों को हटाओ, आयुर्वेद वालों को बिठाइए। ऐसे चिकित्सकों की जरूरत नहीं है जो उत्तराखंड में सफ़ेद हाथी बने। नौकरशाही की जरूरत नहीं है, बहुत बेरोजगार पड़े हैं। ऐसे अध्यापकों की जरूरत नहीं है जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेकर अपने स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें कौन सोचेगा? ये तब आएगी भावना कि उत्तराखंड की सेवा की जब गैरसैंण में वो पलित। तब भू कानून की बात, आज अपराधीकरण हो चुका है पूरा। घुसपैठियों से लेकर, घुसपैठिए केवल भूमि पर कब्जा करने वाले लोग नहीं, तमाम वो लोग जो राजनीतिक जन आकांक्षाओं के लिए यहाँ पे राजनीतिक, कहीं कोई पत्रकार के भेष में आ रहा है, कोई समाज सेवा करने वाला, NGO से पूरा पहाड़ रौंदा जा चुका है। आपने हरिद्वार पूरा जिला मिलाकर उत्तराखंड की सामाजिक संरचना को तहस नहस करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। आपने उत्तराखंड के हक हकूकों को, उनके संसाधनों पे, टिहरी मान जैसे संसाधनों पे उत्तर प्रदेश के रहमो करम पे छोड़ दिया और हमारी ऊर्जा, हमारा पानी, हमारा संसाधन हमारे काम ना आए। आखिर न्यायोचित हित के लिए आपने आवाज़ उठाने का काम क्यों नहीं किया? कौन करेगा इस बात को? इस बात का समस्या का समाधान तब होगा जब आप ये समझें कि मैं उत्तराखंड का पहला सेवक हूँ। और पहला सेवक होते तो गैरसैंण में जाते, जहाँ माँ बाप मोहन उत्तराखंडी ने आज अपना, ये तिवारी जी के निरंकुशता के कारण देह त्यागनी पड़ी। जहाँ देव सिंह नेगी यहाँ दिल्ली में गैरसैंण राजधानी आंदोलन के लिए जंतर मंतर पर आ रहे थे, वो शहीद हुए। पर आपको कहाँ परवाह? आपको तो अपने पार्टी के आकाओं की सेवा करनी है और दल के सेवक हैं। आपने कहा कि मैं उत्तराखंड का प्रथम सेवक हूँ। अगर प्रथम सेवक होते तो उत्तराखंड की इस वेदना को सबसे पहले होते। वादा जो है, ये उत्तराखंड किसी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नहीं बनाया गया था। ये उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं के लिए, भारत की रक्षा के लिए बनाया गया था। आज सीमांत क्षेत्र चीन से इतना भीषण खतरा मंडरा रहा है, पर आप लोगों ने नीतियों के कारण जिस लखनवी मानसिकता से हम त्रस्त थे, वही लखनवी मानसिकता, देहरादून की मानसिकता के नाम पे नौकरशाहों और नेताओं के सर पर चढ़कर देहरादून में कुंडली मार के बैठे हुए। गैरसैंण किस लिए राजधानी चुनी थी? उत्तर प्रदेश के पूर्व उत्तर प्रदेश ने रायशुमारी की थी। आपके यहाँ पे जो राज्य राजधानी चयन आयोग बनाया गया था, उसने रायशुमारी की।
उन्होंने गैरसैंण का नाम सुझाया था, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को। और आप जन आकांक्षाओं का सम्मान करने के आपने लोकशाही की प्रथम पाठ ही नहीं सीखा। तो ये चीजें हैं, कौन रोकेगा इस प्रकार के तमाम घुसपैठियों को? बांग्लादेशी रोहिंग्या से लेकर जो आप चुनाव के लिए कह रहे हैं कि जितने अनियमित कॉलोनी है, अवैध कॉलोनियां हैं देहरादून में, ये 2024 तक लोग नहीं समझते हैं। आपको 22 का चुनाव लड़ना है, उसके बाद 24 का चुनाव है, उसके बाद देखिए, अरे ये चुनाव की नहीं, कुर्सी की नहीं, देश महत्वपूर्ण है, देश में सुरक्षा होगी। आप कह रहे हैं ठीक है, आप वहां पे कानून बनाइए, परंतु कानून बनाने से पहले नियत तो साफ रहे। केवल दल की सेवा करना नहीं, उत्तराखंड राष्ट्र के स्वाभिमान का एक प्रखर प्रहरी है, रक्षा का। उस रक्षा का प्रहरी की जगह आपने वहाँ वेदना के अलावा और क्या दिया? ये केवल ये रोडें बनाने से ये तो गडकरी जी कर ही रहे हैं, और उससे पहले भी तमाम सरकारें, ये विश्व बैंक के तमाम है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का माल देश के कोने कोने तक पहुँचे। अंग्रेज़ों ने भी यही किया, बहुत रोडें बना रहे थे, बहुत कल कारखाने से लेकर हवाई जहाज से लेकर रेलगाड़ियाँ बना रहे थे, पर लोगों को आत्मसम्मान को जब रौंदा गया, जब उत्तराखंडों को दोहरित स्थिति का नागरिक बनाना, उत्तराखंड सजग होना चाहिए। हमारे ज़मीनें वहाँ पे किस प्रकार के तत्वों ने, आपराधिक तत्वों ने खरीद ली है, इसका कोई कहन नहीं। भू कानून मांग रहे थे, जनसंख्या पे आधारित विधानसभा परिसमन रोकने की बात कर रहे थे। तिवारी और खंडूड़ी ने जिस प्रकार से इस मुद्दे पे उत्तराखंड के हितों का गला रौंदा, उसको सुधारने का काम कौन करेगा? 6 सीटें पिछले बार कम हुई, उत्तराखंड के उन लोगों की ताकत कम हुई जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया। आज ये स्थिति है, न सुशासन है, न विकास है। हिमाचल की तरफ, भूकानों और हिमाचल की तरह वहाँ पे वनोद्यान से लेकर तमाम चीज़ बननी थी, कुछ नहीं बनाई। जंगली जानवर से लेकर, यहाँ से मध्य प्रदेश से दिल्ली के बंदर और से लेकर जंगली पशु वहाँ भेज दिए, उसको रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया, कोई नीति नहीं बनी। हिंसक पशु गांव में आके लोगों को निवाला बना रहे हैं, वही पुराना वन अधिनियम चल रहा है। वन के रक्षक उत्तराखंडी लोगों को 60%, जिनके बलिदान से 66% आज वनाच्छादित क्षेत्र है, ये किसी वन विभाग की वजह से नहीं हुआ। उत्तराखंड के लोगों का जीवन और मरण इन्हीं वनों से है, जीविका का मुख्य साधन। और वो वनों की रक्षा करने के लिए चिपको आंदोलन से लेकर ये सारे आंदोलन उत्तराखंड के लोगों ने दिए, न कि NGO वालों ने दिए, न ये तथाकथित पद्म श्री पद्म भूषण वालों ने नहीं। उत्तराखंड की आम जनता इनको बचाने और आगे बढ़ाने में काम। इसलिए आप इस प्रकार के व्यवहारिक राजनीति करिए उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने के लिए आप सजग रहेंगे, हमारा साथ रहेगा। परंतु आप उन हितों को नज़रअंदाज करेंगे, हम इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और अन्याय के खिलाफ भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को का हमेशा मार्गदर्शन दिया। अन्याय की सत्ता सदा नहीं रहती है, न राव रहा, न मुलायम रहा, न तिवारी रहे, न खंडूड़ी रहे। तमाम प्रकार के जो उत्तराखंड विरोधी तत्व रहे, जिनके कुशासन से उत्तराखंड की जनता आज भी त्रस्त है, जिन्होंने एक छोटी सी भूल के लिए, जिन्होंने अपनी अनुभवहीनता और अज्ञानता के कारण और पार्टी के सेवक बने रहने के कारण और दुराग्रहों के कारण उत्तराखंड के हक हकूक़ों को रोंदने का काम किया, जनाकांक्षाओं को रोंदने का काम किया। इस प्रकार की कालनेमी उत्तराखंड में एक पल भी सफल नहीं होंगे। भगवान बद्रीनाथ से लेकर काल भैरव से लेकर तमाम, ये सही है कि मोदी जी की आशा भगवान केदारनाथ
आदिनाथ शंकर पे है, बद्रीनाथ पे है, इनमें सुधार होना चाहिए। परंतु उत्तराखंड की जो देवभूमि है, जिसको अक्षुण्ण रखने का काम उत्तराखंडियों ने किया, भारतीय संस्कृति का, हम इसे भारतीय संस्कृति की एक उद्गम स्थली मोक्षधाम बनाना चाहते थे, इस प्रकार की राजनीति करें। परंतु उत्तराखंड के तमाम नेता दिशाहीन, केवल विकास के संसाधनों की बंदर बांट के लिए और कालनेमी बने हुए हैं। ये बड़ी दुख की बात है। उत्तराखंड की जनता को निराश किया धामी ने भी। एक नौजवान थे, मोदी जी आपसे अनुरोध है, कई बार आपको ज्ञापन दिया जा चुका है, कम से कम आंदोलनकारियों को ये पूछ तो लेते कि किस प्रकार का राज्य का गठन करना है। इन्हें ये नहीं पता कि कौन लोगों का कितना संघर्ष रहा। केवल अपने निहित स्वार्थ के लिए जो राजनेता मठाधीश बने होते हैं, जनता का सेवक नहीं करते हैं। आज हमारे पड़ोस में हिमाचल है, वहाँ परमार से लेकर वीरभद्र तक के तमाम मुख्यमंत्रियों ने कितनी मजबूती से काम करके हिमाचल को आज देश का सर्वश्रेष्ठ राज्यों और कल्याणकारी राज्य बनाया, आर्थिक अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए राज्य बनाया। इसी राज्य की कामना उत्तराखंडियों के लिए भी थी। परंतु दुर्भाग्य रहा कि हमारे यहाँ स्वामी से लेकर तिवारी से लेकर खंडूड़ी तैसे दिशाहीन लोग रहे, जिन्हें न अनुभव रहा, न केंद्रीय नेताओं को इस प्रकार का अनुभव रहा कि प्रदेश का भला हो। उन्हें तो केवल अपने मोहरे इन प्रदेशों में बिठाने हैं ताकि अपनी चौधराहट सल्तनत चलती रहे। जनता की और देश की इन्हें 1% भी इच्छा होती है इन नकारे लोगों को एक पल के लिए भी देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थानों में नहीं बिठाया जाता। आज उत्तराखंड त्रस्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड के गुनाहगारों को सजा देने में उत्तराखंडियों को एक प्रकार से छलावा किया, हम उससे भी त्रस्त हैं। और तमाम लोगों को एक आशा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक इन गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी। परंतु अफसोस है, जब उन गुनाहगारों के संरक्षक ही खुद शहंशाह बन जाए तो कौन रक्षा करेगा। परंतु महाकाल सबका न्याय करेगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है, मोदी जी अपने भर्तों से उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सफल सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड के विधायकों और नेताओं से उत्तराखंड की जनता शुद्ध है। इनमें एक भी व्यक्ति में 1-2 व्यक्ति होंगे जो आवाज़ उठा सकते हैं उत्तराखंड के हित में। बाकी पदलोलुपों की जमातों से उत्तराखंड और देश की लोकशाही व्यथित है। इसी आशा और विश्वास से देवभूमि आशा करती है कि मोदी जी इन भर्तों को सदिच्छा दे और उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करें। जय हिंद, जय।